हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की। हमने अभी तक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया, लेकिन सब में एक गिवन एक्सिस के थ्रू कैलकुलेट किया जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी। जैसे रिंग, डिस्क, स्फीयर्स, शेल, सबके लिए सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कैलकुलेट किया। पर हमने ये भी देखा था कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं जगह चेंज कर दूं, पोजीशन चेंज कर दूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। अब अगर मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाए, उसके लिए अपने पास कुछ थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स दो हैं, एक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो दोनों के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट थ्योरम है कह रही है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, अब ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कह रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसके लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हुआ है और हमें एक दूसरा एक्सिस दे रखा है जो उसके पैरेलल है, उस एक्सिस के पैरेलल दूसरा एक्सिस है, तो मैं उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ है। ठीक है, तो इससे जो एक्सिस पास हो रही है उससे मैं लिखूंगा दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट अगर मुझे आई पता है तो मैं लिखूंगा दिस इज आई सी एम, मतलब आई अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, जो हमने बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कैलकुलेट किया था वो। अब एक एक्सिस आपको दे दी यहां से पास होती हुई, इस पॉइंट से पास हो रही है एक एक्सिस। पूछा बताइए इसके अबाउट आई कितना होगा। क्या पूछा? इसके अबाउट आई कितना होगा। यहाँ जो खास बात है वो ये कि ये जो दोनों एक्सिस हैं ये दोनों पैरेलल हैं। ये अगर एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है, तो एक्सिस 1 एंड 2 आर पैरेलल। और एक खास बात यह है कि 1 इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अगर ऐसा कोई आपके पास सिस्टम है जिसमें दो एक्सिस पैरेलल हैं और उसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है, इनका मास अगर m है, तो हम लिख सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कि I about axis 2 is equal to I about center of mass plus md square। ये क्या कहता है आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह काम आती है। क्लियर है? कंडीशंस फिर बता देता हूं, दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी ही चाहिए। किसी और एक्सिस के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होनी ही चाहिए, तभी ये थ्योरम वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। आप ऐसा बोल दें कि एक एक्सिस यहाँ से निकल रही है, इसके अबाउट आई पता है, यहाँ से डिस्टेंस अगर आर पता है और आपको इसके अबाउट लिखना है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि आई इक्वल टू, ये अगर आई वन है तो आई वन प्लस एम डी स्क्वायर या एम आर स्क्वायर। ये लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि इनमें से एक भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही। ठीक है, तो एक एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, उसी के रेफरेंस में आप दूसरे के अबाउट निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो ये तो था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसका यूज क्या क्या है देख लो जल्दी से। हमने लास्ट वीडियो में रॉड के बारे में बात करी थी, है ना? तो आपने दो रिलेशन उसके देखे थे। कौन कौन से रिलेशन थे? एक था पासिंग थ्रू वन एंड और दूसरा था पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ऐसे दो रिलेशन आपने देखे थे ना। यहाँ पे आपने आई लिखा था एम एल स्क्वायर बाई 3 और यहाँ पे आपने आई लिखा था एम एल स्क्वायर बाई 12। ये लिखे थे आपने, याद आ रहा है? अच्छा, क्या इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज आई सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, दिस इज नथिंग बट आई सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और अगर ये रॉड है जिसके अबाउट मुझे सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, दिस आई सी एम इज एम एल स्क्वायर बाई 12, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है जो कि इसके एंड से पास हो रही है, ये आई मुझे निकालना है। तो मुझे आई का आंसर तो पता है, ये आंसर आना चाहिए। मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि आंसर आता है कि नहीं आता। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है? l/2। तो दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी l/2। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं तो वो क्या कहती है भाई, I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। तो I मुझे निकालना है, ICM इज ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M L/2 का स्क्वायर, डिस्टेंस इज l/2। ये आपके पास आएगा ML स्क्वायर बाई 4। सॉल्व करें अगर तो
12 इज द एलसीएम, यहाँ पे आएगा 1 + 3 ml²। फाइनल आंसर मिलेगा 4/12 इज 1/3 ml²/3। क्या यही आपको आंसर कल हमने जब डिराइव किया था तब भी यही आंसर आपको मिला था, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी आपको यही आंसर मिल रहा है? क्लियर है बात? तो कोई भी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल हो, उसके बाद अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ठीक है बात? पक्का? चलिए, ऐसे ही अगर रिंग के केस में बात करूं तो रिंग के केस में आपने ये एक्सिस बोली थी जो इसके परपेंडिकुलर थी। इस एक्सिस के बाद मुझे पता है दिस इज ICM। जो ICM आपने लिखा था वो लिखा था mr²। ये एक रिंग है, रिंग के केस में आपने ये लिखा था m और r इसके मास और रेडियस है। क्लियर है बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अंदर जाती हुई, यहाँ पे मैंने एक्सिस बता रखी है। दूसरी एक्सिस अगर मैं यहाँ पे लूं, इसके अबाउट मुझे आई निकालना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? क्या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस की डिस्टेंस? रेडियस, यस। तो बस आई आपको मिल जाएगा, आई इक्वल टू ICM प्लस MD²। यहाँ से अगर यूज करें तो MR² प्लस D इज ऑल्सो R, तो MR², ये आपको आई मिलेगा 2MR²। तो रिंग के केस में अगर एक एक्सिस उसके पेरिफेरी से पास हो रही है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसके लिए कितना आंसर आएगा? आई का 2MR²। क्लियर है बात? श्योर? कोई दिक्कत नहीं इस पूरे में? पर यहाँ ध्यान से देखिए, एक्सिस मैंने कैसे ली है? ये एक्सिस भी अंदर जाती हुई है और ये एक्सिस भी ऐसे अंदर जाती हुई, दोनों ही परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर आपको यहाँ ये बोल देते ना कि इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना है, यहाँ ये ऐसी एक्सिस है, ये बताइए इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो क्या आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते थे? क्या वो लगाना सही होता? बोलो। नहीं, यहाँ पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस आपने बनाई है ये इस प्लेन में है, जबकि ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये अंदर जाती हुई है। ये दोनों एक्सिस पैरेलल नहीं है, ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, इसलिए आप यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है बात? ध्यान रखिएगा हमेशा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए दोनों एक्सिस एक ही प्लेन में होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। ठीक है बात यहाँ तक पक्का? चलिए, इस पर आगे और क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड। फिलहाल आगे बढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे। तो अपना जो सेकंड पॉइंट है आज की थ्योरम का वो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये क्या कहता है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एक 2D ऑब्जेक्ट के लिए आप लगा सकते हो, फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स। ओके, यही कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के लिए इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे अगर 3 एक्सिस में बनाऊं, 3 एक्सिस कौन कौन सी हो सकती हैं? एक हो सकती है इस प्लेन में एक्स एक्सिस, ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर हो सकती है इसी प्लेन में वाई एक्सिस, और एक एक्सिस हो सकती है इससे परपेंडिकुलर जेड एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं इसे, तो ये नीचे से इधर बाहर आ रही है और ऊपर इस तरफ बढ़ रही है ऐसे, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है जेड एक्सिस। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मतलब ये इससे भी परपेंडिकुलर है और ये इससे भी परपेंडिकुलर है, ऐसा हिसाब है। इस केस में इसको मैं अगर साइड में बता दूं तो ये एक्स एक्स वाई वाई और ये जेड जेड जो परपेंडिकुलर आता है वो, ठीक है, ऐसा है। इस केस में आप देखो तो ये जो दो एक्सिस हैं एक्स और वाई, ये दोनों इस जो अपना ऑब्जेक्ट है इसके प्लेन में है। ये दोनों ऑब्जेक्ट, सॉरी, दोनों एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। आप मान लीजिए कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इस स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस जो है वो दोनों स्क्रीन पे ही है, आपको पूरी पूरी दिख पा रही है, जबकि जेड जो एक्सिस है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि जो आई जेड जेड होगा, मतलब आई अबाउट दिस परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू आई अबाउट एक्स प्लस आई अबाउट वाई। ये कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि किसी पॉइंट पे
ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे अगर आप 3 एक्सिस बना सकते हो जिसमें से 2 उसके प्लेन में रहेंगी और तीसरी उसके परपेंडिकुलर होगी, तो जो परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो उन दोनों प्लेन वाले एक्सिस के सम के बराबर आएगा। ये कहता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या है, तीनों जो एक्सिस हैं वो एक ही पॉइंट पे हैं, देख पा रहे हैं, 2 उस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है और तीसरी उससे परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर है वो बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। क्लियर है बात पक्के से? अकॉर्डिंग टू इट द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन about two mutually perpendicular axes lying in its plane is equal to its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane and passing through the point of intersection of the first two axes. तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं जिसमें से 2 प्लेन में है, एक परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर वाला है उस वो है इक्वल टू सम ऑफ बाकी दोनों। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसे। अब इसको कैसे यूज करें, ये अपने कहाँ काम आएगा, इस बारे में अगर बात करें तो एक रिंग अपन लेते हैं। ठीक है, रिंग के केस में ये रिंग है, इसके सेंटर से पास होने वाली अगर मैं एक्सिस बनाऊं तो एक एक्सिस तो आप ऑलरेडी जानते हैं, दिस इज द एक्सिस। ठीक है, दूसरा एक्सिस ये एक्स डायरेक्शन में बन सकता है और तीसरा एक्सिस ये वाई डायरेक्शन में बन सकता है। ये वाई वाई है, ये एक्स एक्स है और जो रेड में है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो ये कहेगी कि I about Z is equal to I about X plus I about Y, ये बोलेगी यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब अगर ध्यान से देखें तो I X और I Y दोनों कैसी हैं, डायमेट्रिकल हैं। X एक्सिस भी इसके डायमीटर के अलोंग है, Y एक्सिस भी इसके डायमीटर के अलोंग है ना। तो सिमेट्री से हम ऐसा कह सकते हैं कि चाहे एक्स एक्सिस लो चाहे वाई एक्सिस लो, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलने वाला है क्योंकि दोनों ही डायमीटर हैं, दोनों हाफ हाफ में इसको बांट रही हैं, दोनों के घुमाने का तरीका एक जैसा रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बस सिमेट्री आई एक्स इक्वल टू आई वाई, अगर ऐसा है तो उस इक्वेशन से हो जाएगा 2ix, क्योंकि आई एक्स इक्वल टू आई वाई, दोनों को मैंने आई एक्स लिख दिया। अगर मैं आई एक्स निकालना चाहूं तो कितना मिलेगा, आई जेड बाई 2। एंड व्हाट इज आई जेड, क्या वो सेंटर ऑफ मास वाला ही है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, क्या वही आई जेड है? कितना निकाला था एक रिंग के लिए, एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान रखिएगा एक रिंग के केस में आई एक्स और आई वाई अगर देखना है तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, ये आपके पास आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फिर से आपके पास आ गई, जो हमने पहले वीडियोस में बात करी थी ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो उसमें हमने जो एक्सिस ली थी वो रिंग के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन ली थी, मतलब आई जेड एक्सिस की हम उस टाइम बात कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, तो आई जेड एम आर स्क्वायर आपको मिला था। आज हमने आई एक्स और आई वाई मतलब डायमीटर के अबाउट अगर एक्सिस है कोई तो उसके अबाउट भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई 2 इस थ्योरम को यूज करके। क्लियर है? आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्री से हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों है तो डायमीटर के अलोंग ही, जब डायमीटर के अलोंग है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इन पे बेस्ड कुछ पहले एक काम करते हैं, जितने भी अपन ने शेप्स बनाई थी उन सब के लिए ये सारी चीजें एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं रिंग। रिंग के केस में आपको जो एक बात पता है वो ये कि ये जो एक्सिस है जो उसके सेंटर से निकल रही है, दिस इज आई सी एम आई जेड, ये है एम आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर एक एक्सिस यहाँ पे है तो कौन सी थ्योरम आप लगा सकते हो, अगर मैं इसको बोलता हूँ 1, तो इस 1 के लिए आई 1 के लिए आप कौन सी थ्योरम लगा सकते हो, बताइए जल्दी से, कौन सी थ्योरम लगाओगे, परपेंडिकुलर या पैरेलल एक्सिस, कौन सी थ्योरम लगेगी यहाँ पे? यहाँ लगेगी पैरेलल एक्सिस। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर जाती हुई यहाँ पे है बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ भी अंदर जाती हुई एक्सिस है, दोनों पैरेलल इस तरीके से अंदर जा रही हैं। जब पैरेलल अंदर जा रही हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आई 1 कितना मिल जाएगा, आई सी एम प्लस एम डी एम आर स्क्वायर विच इज 2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आई 1। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि एक एक्सिस है यहाँ पे, तो
ये एक्सिस अगर 2 है, इस एक्सिस के लिए आप कौन सा यूज करोगे? अभी हमने पढ़ा है ये I2, क्या यूज करोगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, क्या I2 भी I सेंटर ऑफ मास है, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ना? तो सेंटर ऑफ मास लिखना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी एक्सिस के पैरेलल चीजें देख रहे हो। जैसे अभी के लिए बात करते हैं, I2 निकालते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो अपने को पता है I2 विल बी I जो Z है बाई 2 हो जाएगी, I Z बाई 2 मतलब हाफ mr स्क्वायर ही हो जाएगा। ओके, अभी हमने किया था। अब मैं आपको एक्सिस दे रहा हूं, दिस ये एक्सिस है 3, जो कि यहां से r बाई 2 डिस्टेंस पे है। कितना? r बाई। तो अगर इस थर्ड एक्सिस के बारे में बात करें कि ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या यूज करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे? ठीक है, ये जो फर्स्ट एक्सिस आपने बनाई थी ना, उसको मैं 0 लिख रहा हूँ, दैट इज 0 एक्सिस। जो z एक्सिस आप बोल रहे हैं वो 0 एक्सिस है। ओके, तो 0 1 2 3 ऐसी 4 एक्सिस आपके सामने है। आपको निकालना है I3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सोचिए जरा, I3 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? कौन सी एक्सिस के साथ आप कौन सी थ्योरम लगाना चाहेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। क्या मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाऊंगा तो मुझे एक थ्योरम पता है, ये वाली एक एक्सिस पता है 0 वाली, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए मुझे 0 एक्सिस पता है, और ये थर्ड एक्सिस यहाँ पे है, ये पता है। क्या मैं इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ? क्या ये लगाना सही होगा? सोचो ध्यान से, क्या ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का जो मेन पॉइंट था वो ये था कि एक ही पॉइंट से दोनों एक्सिस पास होनी चाहिए। ये जो तीनों एक्सिस हैं वो एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों अलग अलग पॉइंट से पास हो रही हैं, तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 0 और 3 में नहीं लगा सकते। क्लियर है बात? तो क्या यूज कर सकते हो आप यहाँ पे? यहाँ आप यूज कर सकते हो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किस किस के बीच में? 2 और 3 के बीच में। क्यों ऐसा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में दो बातें क्या थी? एक तो दोनों सेम प्लेन में होनी चाहिए, 2 और 3 है। दोनों पैरेलल होनी चाहिए, 2 और 3 है। तीसरी जो खास बात थी वो ये थी कि कोई भी एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। तो क्या है, यहाँ एक्सिस 2 जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है? क्या इसका सेंटर से पास हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वेयर 2 इज सेंटर ऑफ मास एक्सिस और 3 आपको कैलकुलेट करना है। तो I3 विल बी I2 प्लस MD स्क्वायर। क्लियर बात? 2 क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्सिस है, हम यूज कर सकते हैं। I3 मिलेगा, I2 आपने अभी कैलकुलेट किया था हाफ mr स्क्वायर के बराबर, प्लस m, दोनों के बीच की डिस्टेंस है r बाई 2, तो मैं d की जगह रखूंगा r बाई 2 का स्क्वायर। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, मिलेगा हाफ mr स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर, विच इज 3/4 mr स्क्वायर। दिस इज I3। क्लियर है बात? तो ध्यान रखना है हमेशा, कहां पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे? जब दो एक्सिस प्लेन में हो, पैरेलल हो, और एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। परपेंडिकुलर कब लगा पाएंगे? जब दोनों सेम पॉइंट से पास होती हो, सिर्फ तब। जब दोनों सेम पॉइंट से पास होती हो तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा गया, एक डिस्क है, उस डिस्क के केस में हमें पता है कि पूरे में मास होता है, तो एक जो एक्सिस यहाँ पे है, इसके बारे में पता है कितना होता है। अगर ये 1 लिखता हूँ तो I1 में लिख सकता हूँ दिस इज mr स्क्वायर बाई 2, ये तो हम जानते हैं। पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये तो हमें पता है। अगर इसके लिए मैं यहाँ से आपको पूछूं कि बताइए एक्सिस 2 के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो क्या लिखोगे? I2 कितना लिखोगे? I2 विल बी, क्या आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ यूज कर सकते हो? यस, क्योंकि दोनों अंदर की तरफ जा रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और एक सेंटर ऑफ मास से पास भी हो रही है। तो I2 आप लिखोगे I1 प्लस mr स्क्वायर, विच इज mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आएगा 3/2 mr स्क्वायर। क्लियर है? अगर आपको पूछा गया कि एक एक्सिस यहाँ पे है इस पोजीशन पे, तो अब बताइए कैसे करेंगे इसके लिए। ठीक है, कैसे करेंगे इसके लिए बताओ, क्या यूज करोगे? क्या यहाँ पे आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो 2 और 3 के बीच में?
लगा तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है भाई, 2 and 3 आर परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, तो यहाँ पे लगाया तो जा सकता है, पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? परपेंडिकुलर थ्योरम में 3 एक्सिस आपके पास आती थी, आई एक्स, आई वाई, आई जेड। तो यहाँ पे एक एक्सिस और बनेगी ऐसी वाली, ये एक्सिस और बनेगी, मैं इसको कहता हूँ फोर्थ। तो 2, 3 and 4 ये तीनों सेम पॉइंट से पास हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं लिखना चाहूंगा तो लिख भी सकता हूँ I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, क्योंकि I3 और 4 जो है वो दोनों सेम प्लेन में है, इन दोनों का जो सम होगा वो 2 के बराबर होगा, इस पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर एक दिक्कत यहाँ जो है वो ये है कि I3 इज नॉट इक्वल टू I4। क्यों ऐसा? सिमेट्री से आप देख पा रहे हो, I4 जो है वो डायमेट्रिकल एक्सिस है, जबकि I3 जो है वो टेंजेंशियल एक्सिस है। दोनों बराबर नहीं हो सकती, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे 2 अननोन आ गए अपने पास, अपने को I3 भी नहीं पता, I4 भी नहीं पता। तो एक इक्वेशन से 2 अननोन कैसे सॉल्व करोगे? दिक्कत है। इसलिए ये आप यूज नहीं कर पाएंगे फिलहाल। तो क्या यूज करें फिर? तो हम I4 अलग से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि भैया I4 डायमेट्रिकल एक्सिस है, डायमेट्रिकल एक्सिस एक और ये भी होती है 5। तो इस बार मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाता हूं। किस किस के बीच में मैं लगा रहा हूं? 1, 4 and 5 तीनों देखो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। 1, 4 and 5 तीनों सेंटर से पास हो रही हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, और 4 और 5 यहाँ इक्वल भी होगा क्योंकि दोनों डायमेट्रिकल हैं। I4 इक्वल टू I5 भी यहाँ पे होगा। तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I4 प्लस I5, या फिर I1 इक्वल टू 2I4, ऐसा लिखा जा सकता है। अब अपने पास मिल गया I4 इज इक्वल टू I1 बाई 2। I1 आपने लिखा हुआ है ऑलरेडी mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2 और एक 2 और है, तो I4 आपको मिलेगा mr स्क्वायर बाई 4। अब ये I4 आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस पोजीशन पे, और यहाँ से आप I3 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो I3 आप लिखेंगे, I3 विल बी I2 माइनस I4। I2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज I2 3/2 mr स्क्वायर माइनस I4 जो है mr स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे 4, इधर आएगा 6, इधर आएगा 1, 5/4 mr स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं। हमें बस देखना आना चाहिए कि कहाँ पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, कहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस लगाएंगे, क्या वो लगाना सही होगा। ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, I1 पता है, बेसिक है, जानते हैं। I2 हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। I3 जब निकालना था तो उसमें निकालने की दिक्कत थी। अब I3 निकालने के देखो 2 तरीके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? I3 को मैंने यहां बताया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, इससे। क्या I3 को मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से भी निकाल सकता था? यस। ये जो I5 है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस 3 के पैरेलल भी है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी R है। क्या मैं इसको यहां से भी कैलकुलेट कर सकता था? चेक कर लो, क्या आंसर सही आएगा आपके पास? अगर मैं 5 और 3 में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता, 5 and 3 पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो देखो क्या आता। I5 जो है वो I4 के बराबर है, मतलब ये जो है I5 भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? I3 इज इक्वल टू I5 प्लस mr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो I3 को आप लिखेंगे I5 विच इज mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर विल गिव यू 5/4 mr स्क्वायर। पहले भी यही मिल रहा था, अभी भी यही मिल रहा है। तो दोनों ही तरीके से आप I3 कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस चीजें ध्यान रखना, कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ सिमेट्रिक है, कहाँ सिमेट्रिक नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ यूज जब कर रहा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो मैंने बोला कि ये एक्सिस और ये एक्सिस 3 और 4 ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ये वाला यूज नहीं कर सकता क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं अपने पास। ठीक है, तो पहले I4 अगर मुझे निकालना है तो मैंने उसको यहाँ से निकाला, ये I4 मैंने यूज किया क्योंकि यहाँ दोनों डायमीटर हैं, 4 एक्सिस ये रही, 5 एक्सिस ये रही, ये बीच वाले एक्सिस पता ही है, यहाँ से आप I4 निकाल सकते हैं। उस I4 का आप फिर यहाँ यूज करिए, चाहे I5 को यहाँ यूज कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, अपन ने अभी चेक कर लिया। ठीक है बात?
तो क्वेश्चंस इस तरीके से इसमें बन सकते हैं, सीधा सीधा आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी गिवन एक्सिस के अबाउट, तो आपको यहाँ से बात समझ में आनी चाहिए कैसे करना है। ओके, अब अगर 3D ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, तो जैसे मैं स्फीयर की अगर बात करूं, तो सोचो स्फीयर के केस में एक एक्सिस अगर ऐसे पास हो रही है, एक एक्सिस अगर ऐसे पास हो रही है, और एक एक्सिस अगर ऐसे पास हो रही है, तो ये तीनों एक्सिस अलग अलग होंगी या सेम रिजल्ट देंगी? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा। एक स्फीयर है, एक बॉल ले लीजिए, उस बॉल के केस में 3 एक्सिस हैं, एक इस तरफ से इस तरफ पास हो रही है, एक इधर से इधर पास हो रही है, एक ऊपर से इस तरफ पास हो रही है। इस केस में तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा या अलग अलग आएगा? ये आपका क्वेश्चन है। बताइए क्या लगता है आपको सिमेट्री से? ऑब्वियसली तीनों के सेम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक स्फीयर में अगर डायमेट्रिकल एक्सिस डाल रहे हैं, तो आप चाहे किधर से भी उसको शो कीजिए, सब में सेम ही बनने वाला है वो। तो चाहे आप स्फीयर को ऐसे घुमाइए, चाहे ऐसे घुमाइए, चाहे इस तरीके से घुमा दीजिए, बात तो सेम ही आने वाली है ना? तो इसलिए मैंने बोला था कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए होती है। स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है, यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। सिमेट्री से हम ऐसा कह सकते हैं। क्लियर है बात? तो अगर आपसे पूछा गया कि यहाँ पे एक एक्सिस पास हो रही है इस डायरेक्शन में, विच इज 4, ये डिस्टेंस है r/2, तो I4 आप कितना लिखेंगे? I4 को आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से यहाँ लिख सकते हैं। किसके पैरेलल है ये? क्या इस 2 के पैरेलल है ये? यस। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का? r/2, दोनों सेम प्लेन में है। यहाँ लिखा जा सकता है I2 प्लस m इंटू r/2 का स्क्वायर। और क्या I2 जो मैंने लिखा वो सही लिखा है? क्या 2 सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? बिल्कुल पास हो रहा है, तो I2 लिखना गलत नहीं है, मैं बिल्कुल इससे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। कितना लिखा था आपने एक सॉलिड स्फीयर के लिए? दिस इज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिखा था 2/5 mr स्क्वायर, है ना? रिमेंबर? तो ये हो गया आपका I2 2/5 mr स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, आएगा 20, यहाँ से मिलेगा 8, यहाँ से मिलेगा आपको 5 mr स्क्वायर। फाइनल आंसर इज 13/20 mr स्क्वायर। क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा सोचो, यही एक्सिस अगर ऐसी दी होती, तो ये एक्सिस अगर यहाँ होती, एक्सिस 5, और ये डिस्टेंस भाई r/2 होती, तो क्या आंसर सेम मिलता? क्या ये I4 इक्वल टू I5 मिलता आपको? हाँ मिलता। क्यों? क्योंकि तब भी ये और ये पैरेलल होती, I3 तब भी वही था जो I2 है, ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर ही आने वाले हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप चाहे यहाँ और यहाँ लगाओ या फिर यहाँ और यहाँ लगाओ, सेम मिलेगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। अब चाहे भले ये अंदर वाला लगा लेते, आप एक एक्सिस यहाँ ऐसी बना लेते, ये डिस्टेंस r/2 होता, तब भी सेम आंसर मिलता आपको। अगर एक एक्सिस यहाँ होती एट अ डिस्टेंस r/2, तब भी आपको सेम आंसर मिलता। इस 6 के लिए भी आंसर सेम मिलता है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू I6। ठीक बात है? पक्का? तो 3D के केस में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करती, वो सिर्फ 2D तक ही वैलिड रहती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो में खत्म करते हैं। अपने एक्सिस थ्योरम्स के बारे में बात की, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके किए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, अलग अलग एक्सिस हो सकती है, देखते हैं उनके क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कुछ डाउट है तो